अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं स्नोबर गुल खान और आप देख रहे हैं हमदान लीगल एडवाइजर्स चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों को गुज़श्ता ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी दिन हो चुके हैं ईद को गुजरे, लेकिन ये है कि मेरा मुबारकबाद देना तो बनता है ना, क्योंकि मैं तो आज आपसे मुलाकात कर रही हूँ इस चैनल के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए। मेरी दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी ईदें नसीब फरमाए जिसमें कि आपको कुर्बानी की सादत नसीब हो और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम और नेकियां करने का मौका मिले और आपको अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की टॉपिक का आगाज़ करते हैं हम। वो ये है कि माशरे में, मुस्लिम माशरे में ख़ुसूसन जो है वो डिवोर्स रेट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है और डे बाई डे जो है ये मसला बढ़ता जा रहा है। आज हम उसके अवामिल पर बात करेंगे। ऐसी रीज़न्स कौन सी हैं, किन वजूहात की बिना पर जो है ये मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और इसमें कौन कसूरवार है, इस पर भी हम एक जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कोई भी आप सर्वे कर लें, कोई भी आप रिसर्च कर लें इस पर, आप इसमें इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। आपको कहीं पर जो है इस मसले का शिकार खवातीन नजर आएंगी और कहीं कुछ हजरात भी इस मसले का शिकार नजर आएंगे, और कहीं आपको खवातीन मजलूम नजर आएंगी और कहीं आपको हजरात जो है वो मर्द हजरात जो हैं वो लगेगा कि आप उनको फील करेंगे कि वो मजलूम हैं। तो बेसिकली इसकी रीजंस क्या हैं, क्या ऐसी चेंजेस आ गई हैं जिसकी वजह से ये आए रोज़ जो है वो इश्यूज बन रहे हैं फैमिलीज़ के अंदर। एक जो मैरिटल बॉन्ड होता है, एक जो अज़दवाजी ताल्लुक है कपल्स का, वो कैसे और क्यों जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और मामलात जो हैं वो कोर्ट्स तक ज़्यादा आ रहे हैं और पार्टीज़ जो हैं वो नॉन कंप्रोमाइजिंग होती जा रही हैं। यानी निकाह के दोनों फरीक में, दोनों जो फरीक हैं उनमें बर्दाश्त का मादा जो है वो बहुत कम हो गया। आप किसी के बारे में भी हतमी राय नहीं दे सकते। कहीं पर आपको लगेगा कि खवातीन इसमें कसूरवार हैं, कहीं पर आपको लगेगा कि मर्द हजरात का कसूर है। तो बेसिकली हम उन अवामिल पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं जो कि इस अदम बर्दाश्त का इस अदम बर्दाश्त का जो है वो सबब बन रहे हैं। वो कौन से अवामिल हैं? सबसे पहले तो हम फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, जब किसी भी खातून या लड़की की शादी होती है उस वक्त से हम शुरू करते हैं। ठीक है। जब एक लड़की की नई नई शादी होती है तो जब वो ससुराल में जाती है तो उसके लिए हर चीज़ जो है वो, तमाम रिश्ते नए होते हैं और अचानक से उसके एनवायरनमेंट में टोटली चेंज आ जाता है। उसके ससुराल में, भरे पूरे ससुराल में आना और अचानक जब वो कहीं और परवरिश पाकर कहीं और किसी माहौल में जाती है, उसको बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना होता है और बड़ा ही सडन एक चेंज आता है एक फीमेल की लाइफ में। मेल्स को इसलिए ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि उनकी लाइफ में कोई इतना बड़ा चेंज आता है, क्योंकि वो अपने घर ही होते हैं, वो अपनी उसी फैमिली में रह रहे होते हैं। लेकिन एक लड़की जो है वो अपने पेरेंट्स का घर, अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर जो है वो रुखसत होकर जब अपने हस्बैंड के घर में आती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर वो आती है, ना भी अगर आए, अगर अपने अलग से घर में भी आए, तब भी जो है वो उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो नया माहौल और नई चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ता है। उसकी हर हरकत पर ससुराल की नज़र होती है और इसी से ही ससुराल वाले जो हैं वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये आइंदा चलकर ये खातून या नई दुल्हन, बहू, भाभी कैसी साबित होगी। तो लड़की को हर कदम पर एहतियात से चलना ज़रूरी होता है। उसको शुरू से माँ बहन, मतलब माँ बाप के घर में भी उसको ये थोड़ी थोड़ी साथ साथ ट्रेनिंग दी जा रही होती है। कभी पॉजिटिवली कहा जा रहा होता है और कभी नेगेटिवली भी कहा जा रहा होता है कि अगले घर जाओगी तो तुम्हें सब जो है वो समझ आ जाएगी, अगले घर जाओगी तो समझ आ जाएगी, अगले घर जाओगी तो फिर तुम्हें जो है ना ठीक से पता चल जाएगा कि ससुराल कहते किसे हैं। मतलब ये इस तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो गुजर रही होती है और उसके एक तो माहौल का उसका चेंज आ जाता है सबसे बड़ा, और दूसरा वो मेंटली भी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होती। नए नए रिश्ते उससे मुतारिफ हो रहे होते हैं
اور وہ ہر چیز کو سسرال میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، کوشش کرتی ہے کسی کو بھی ناراض نہ کرے، اور اپنا امیج جو ہے وہ پازیٹیو اور اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے فرام دا ویری بیسک سٹیج، جب وہ رخصت ہو کر سسرال میں آتی ہے، ایک ایک کا مزاج سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، کوئی اس کا جہیز دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کا زیور دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی صورت پہ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے اپیرنس کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک فیمیل کو بہت سارے ایسے جو ہے وہ نئے ماحول کے نئے نئے چینجز کو ایک دم سے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ فیس کرنا ہوتا ہے۔ بنسبت میل کے اس کو بہت سارے سیکریفائسز کرنے ہوتے ہیں، بہت چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، اور بہت فیس بھی کرنا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ایک خاتون کے لیے اپنے ہم سفر کے مزاج کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے سسرال کے لوگوں کو بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور ساس سسر نندوں اور اپنے دیوروں جیٹھ سب، یعنی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج کو دیکھ رہی ہوتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ اس سب چیزوں کو اس کو سڈنلی جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی سے فیصلے لینے ہوتے ہیں، اور اپنی چیزوں مطلب اپنے جو اس کے رزلٹس ہوتے ہیں ان کے مطابق اس کو چلنا ہوتا ہے۔ تو اسی وقت جو ہے وہ سیم ٹائم میں ہی بہت بڑے ایک مینٹلی صدمے سے بھی گزر رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنا گھر چھوڑا ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس جہاں پر وہ پیدا ہوئی ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، اس کی یادیں اپنے بہن بھائیوں سے ایک دم سے دوری کا جو ایک احساس ہوتا ہے، وہ دکھی بھی ہوتی ہے، اور ایک دم سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو ایک دم سے محسوس کرتی ہے جیسے وہ چڑیا گھر میں آ گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں پر ہر شخص اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے پلکیں جھپکنے ہنسنے بولنے اور چینکنے تک کی جو ہے وہ حرکات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، سم ٹائم ان فرنٹ آف ہر، اس کے سامنے ہی دے رہا ہوتا ہے اپنی رائے، اور سم ٹائم جو ہے وہ گھوم پھر کے باتیں دلہن تک پہنچ جاتی ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں اس کو بہت ہی زیادہ امبیرس بھی کر دیتی ہیں اور ہراساں بھی کر دیتی ہیں۔ تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایک میل جو ہے اپنے فرینڈز میں اپنے گھر والوں میں تھوڑا سا شرمایا ہوا ہوتا ہے، اس کی لائف میں دلہن آ گئی ہوتی ہے، تو وہ ہر شخص اس سے یہی گلا شادی کے دوسرے دن سے شروع کر دیتا ہے کہ اب تو نظر نہیں آتے ہو، اب تو ہماری بات نہیں سنتے ہو، اب تو ہمیں کہاں توجہ دو گے، اب تو تمہاری بیوی آ گئی ہے۔ تو میل بھی جو ہے نا اپنے آپ کو کافی مشکل میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ کسی سے مطلب اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتا ہے تو بھی اس پر بات کی جاتی ہے کہ ہاں جی اب تو بیوی آ گئی ہے، اب تو اس نے ایسے ہی ہم سے بات کرنی ہے، دیکھا شادی کے دوسرے دن سے ہی اس کا حال دیکھا ہے، یہ کیسے بدل گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے اور باشعور ہو جانے چاہیے کہ اس طرح کی رائے نہ دیں جس سے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ فیمیل اور میل جن کی نیو کپل ہیں شادی ہوئی ہے وہ پریشان ہو جائیں، یا کچھ ایسا بیہیو کریں جس پر کہ دوسروں کو گھر والوں کو رشتہ داروں کو بھی تکلیف ہو، اور بعد میں ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوں۔ تو آپ کو میں یہاں پر اس سٹیج پر کہ جب ایک نیو کپل جس کی شادی ہوئی ہے، ایک لڑکی جو بیاہ کر آئی ہے سسرال میں، تھوڑا سا سسرال والوں کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کو تھوڑا سا سپیس دیں، اتنی جلدی ان کے بارے میں ایسی رائے نہ قائم کریں کہ جس سے کہ بعد میں ان کو بھی دکھ ہو، اور ایک نیو جو کمر ہے، وہ نیو دلہن ہے جو، اس کو بھی آتے ہی جو ہے وہ آپ آڑے ہاتھوں لیں اور اسے سینگوں پر رکھ لیں، ایسا بھی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کی ظاہر سی بات ہے زندگی تبدیل ہو گئی ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، آپ تھوڑا سا ان کو وقت دیں، دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھ جائیں گے، آپ کو بھی سمجھ جائیں گے، اور باقی سارا وقت تو رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہی ہے، مطلب ان کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوا جاتا ہے، اور ساری زندگی پڑی ہوتی ہے۔ میں یہ اکثر دیکھتی ہوں کہ نیو کپلز جو ہے نا بہت سارا وقت ان کا جو ہے اس چیز میں برباد کیا جا رہا ہوتا ہے کہ
یہ جی فلاں تائی ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ پھوپھڑ ہے، یہ دادا ہے، یہ دادی ہے، اس تعارف میں جو کہ ایک نیو لڑکی آئی ہوتی ہے جس کی شادی ہوئی ہے، وہ آلریڈی بہت ہی کنفیوز ہوتی ہے، بہت ہی امبیرسڈ ہوتی ہے، اور اسے بہت ساری جو ہے وہ آپ ایک تو اس کو تھکا دیتے ہیں، آتے ہی اپنے سارے جو ہے وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں رشتہ داریوں کی ہسٹری، اور یہ سب کرنے میں آپ کپلس کو جو ہے نا اس قدر تھکا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ان تمام ایکٹس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ان کی زندگی تبدیل ہوئی ہوتی ہے، کچھ وقت ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ آپ کے تعارف اور آپ کے ملنے ملانے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہوتی ہے، کیونکہ دلہن نے اور کہیں نہیں جانا ہوتا، آپ ہی کی فیملی میں رہنا ہوتا ہے، اسٹے کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا سکون سے اگر آپ ان دونوں کو آرام سے مل بیٹھنے کا وقت دیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اگر آپ تھوڑی سی اسپیس دے دیں، تو یہ آپ کی فیملی کے لیے بھی، آپ کے بیٹے کے لیے بھی، آنے والی دلہن کے لیے بھی، اور تمام رشتہ داروں کی بقا کے لیے بھی، یہ جو رشتے ہیں نا ان کی بقا کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا کہ اگر آپ ان کو تھوڑا اسپیس دیں، ان کو ان کی زندگی جینے کے لیے بھی وقت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ 24 گھنٹوں میں وہ 20 گھنٹے آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے تعارف اور آپ کی ہسٹریاں اور کہانیاں سننے میں گزار رہے ہوں۔ ارے ان کو تھوڑا سا وقت خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے دیجیے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند معلوم کرنے دیجیے۔ اس سے تو یہ بہتر ہوگا نا کہ وہ کم از کم آپ سے بیزار نہیں ہو جائیں گی، جو دلہن آئے گی وہ آپ سے بیزار نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا بھائی ہے یا تو جناب تھوڑا سا وقت جو ہے وہ کپلز کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے دیجیے، تھوڑا سا اپنے اندر یہ شعور پیدا کیجیے کہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع اور ٹائم سپیس دیجیے۔ اس سے آپ کے رشتے اور مضبوط ہوں گے، اس سے آپ کا آپس کا جو ادب احترام ہے وہ بھی بڑھے گا، اور یہ جو دوسرے ہی دن دلہا یا دلہن کے بارے میں ایک نیگیٹو اوپینین قائم ہو جاتی ہے کہ جی آنے والی تو بڑی نک چڑی ہے، فلاں کے لیے بلایا آئی ہی نہیں ہے، آئی ہے تو موڈ بہت آف تھا، بالکل اسمائل ہی نہیں دی، یہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں نا جو آپ کی انیشیل لیول پہ ہی ایک تعلق کے قائم ہونے میں جو بن جاتے ہیں وہ پھر ساری زندگی چل رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ جب ایک کپل جو ہے اس کی شادی ہوئی، اس کو ٹائم سپیس چاہیے اور آپ کو اسے ضرور پرووائڈ کرنا چاہیے۔ سیکنڈلی اب میں کہوں گی کہ اس میں ایک فیمیل کو بھی یہ سوچنا چاہیے جو کسی خاندان میں نیو کمر ہے اور بالکل جو ہے وہ ابھی نئی نویلی دلہن ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جو بھی کر رہی ہے اگر وہ کسی کے ساتھ ماتھے پر بل ڈال کر ملتی ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا اور لائف لانگ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس سے رشتے مضبوط تو نہیں ہوں گے۔ اور یہ چیز میں کہنا چاہوں گی کپلز کے لیے کہ ان کے اندر جو ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے میرج کو لے کر، اس میں تھوڑی کمی کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ اس طرح کپلز سوچتے ہیں کہ جیسے وہ کسی فلم کے ہیرو ہیروئن ہیں اور ان کی زندگی جو ہے نا شادی کے بعد جو ہے نا بس صرف پھولوں میں ہنستے گاتے گزرے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے گھر سے کیا ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تمام مسلمان پیرنٹس کو اپنی اولاد کو جب کہ ان کی شادی کر رہے ہوں یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی جو شادی ہو رہی ہے یہ کوئی فلم کا کوئی سین نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی آپ ہیرو ہیروئن نہیں بننے جا رہے ہیں کسی فلم میں، آپ ایک مذہبی فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اور آپ نے آگے چل کر ایک مسلمان نسل کو پروان چڑھانا ہے اور اپنے اندر سے عدم برداشت اور اس طرح کی نان سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ غیر سنجیدگی والا جو آپ کا بیہیویئر ہے اس کو آپ بالکل
अलग कर दें अपने अंदर से और बिल्कुल संजीदा हो जाएं। ये कोई मजाक नहीं है, आपकी शादी हो रही है, आपने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन भी गुजारने हैं, खूबसूरत वक्त भी गुजारना है, और साथ साथ आपने अपनी ज़िंदगी के मकसद को भी याद रखना है कि आपने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया है। आपका शादी करना दरअसल एक मजहबी फरीज़ा है। ये आपकी किसी ख्वाहिश के एहतराम में नहीं की जा रही है, बल्कि ये आपको एक मुस्लिम मुआशरे का एक बाअमल रुकन बनाने के लिए, या आपको जो है वो एक और रिश्ते में बांध कर जो है वो मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए जो है वो स्टेप लिया जाता है, और अल्लाह के हुक्म और सुन्नत को पूरा किया जाता है निकाह के लिए, ताकि आप आने वाली नस्ल की बेहतरीन तरबियत कर सकें, उनको मुसलमान बेहतरीन मुसलमान बनाने में अपना रोल प्ले कर सकें। आपने अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करनी है, आपने अपने घर को अपने लिए सुकून और जन्नत का एक टुकड़ा बनाना है। आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी ज़िंदगी पुरअमन और पुरसुकून गुजरे। अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को आपने रिस्पेक्ट पे करनी है, और आपने तब ही रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करना है। मसला तब शुरू होता है जब यहाँ पर आप लोग एक दूसरे की फैमिलीज को डिसलाइक कर रहे होते हैं, ठीक है, लिटरली अब्यूज कर रहे होते हैं, और बुरी तरह से ऐसा इम्पैक्ट दे रहे होते हैं, ऐसा इम्प्रेशन दे रहे होते हैं कि अगर आपकी बहन आई है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है, और अगर दुल्हा के लिए उसकी सास आ जाए तो वो उनका भी मूड मिजाज जो है वो आसमान पर चला जाता है। तो जब आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को जो है वो रिस्पेक्ट दी जाएगी। मैं ये अक्सर अपने केसेस में देखती हूँ कि ख़वातीन ये बहुत शिकवा करती हैं कि मेरे मैके को बहुत गालियाँ देते हैं। जब उनके मामलात कोर्ट में आ जाते हैं तो मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ कि हाउ कैन समवन एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट व्हेन ही इज़ अब्यूजिंग द अदर पार्टीज पेरेंट्स। कैसे आप ये सोच सकते हैं कि आप किसी अपनी बीवी के जो है वो पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को जो है वो अब्यूज कर रहे हैं लिटरली, और आप ये चाहते हैं कि आप अपनी बीवी से अपनी माँ की खिदमत करवाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और आपका ताल्लुक मुझे बताइए कि कैसे आगे बढ़ सकता है। आप इस चीज़ को आप देखें कि जब आप अपनी फैमिली में अपनी वाइफ के पेरेंट्स को और उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर आपका भी वही लेवल हो जाता है जो कि आप अपनी बीवी के साथ रवैया अपनाए होते हैं। ये और बात है कि वो आपके खौफ से आपके सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन ये कितना शेमफुल है ना कि आप उसके पेरेंट्स को और उसके मेखे को जो है वो उसके मुंह पर गाली दे रहे होते हैं, तो वो दिल में दे रही होती है आपको। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपका रिश्ता कितना चलेगा, कितनी देर आप एक दूसरे से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार पाएंगे। और एक ऐसी खातून जिसके माँ बाप को आप गाली दे रहे हैं अपनी बीवी के, वो कैसे आपकी औलाद की बेहतरीन परवरिश करेगी? मुझे ये बताइए, वो कैसे अपनी औलाद में आपकी रिस्पेक्ट को डेवलप करेगी जब उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं होगी? चलें ठीक है, शादी तो हो जाती है और फिर लड़की के घर वाले यही कहते हैं कि हाँ जी बस इधर ही तुमने रहना है और यही तुम्हारा सब कुछ है, और अब शादी की है, डोली भेजी है तो जनाजा वापस आए। लेकिन ऐसी जिंदगी बताइए कि उसमें कितनी देर आप सरवाइव कर सकेंगे, कितनी देर आप खुश रह सकेंगे, जबकि दोनों पार्टनर्स आप एक दूसरे से इतने बेजार और बोझल हो चुके हों कि आप एक दूसरे को देखना भी ना चाहते हों। आप लोगों ने एक दूसरे की इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर रखी हो और एक दूसरे को इतना डिग्रेड कर दिया हो आपस में, तो फिर आपका लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा? इस पर क्या दोनों पार्टीज को सोचने की ज़रूरत नहीं है? लाइकवाइज मैं फीमेल से भी कहूँगी कि आप खवातीन कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि जब दूल्हा की यानी आपके हस्बैंड की बहन आपके घर आए और आपके माथे पर बल हो और आपके चेहरे पर नागवारी का हर एक्सप्रेशन मौजूद हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि जब आपकी वालदा आए तो आपके मियाँ साहब को हंसते हुए होना चाहिए?
कैसे आप इस तरह की उम्मीद लगा सकती हैं? और फिर आप भाग भाग कर काम करती फिर रही हूँ, आप उनके लिए खाने बनाती फिर रही हूँ जब आपका मेका आए, और जब आपके मियाँ की बहन आ जाए या माँ आ जाए तो आपके माथे पर बल हो और आपका चेहरा नागवारी की तस्वीर बना हो, और उस पर मुस्तज़ाद ये कि आप कहें कि आपके फलां जगह दर्द है, फलां जगह दर्द है, पट्टी बांध के सो जाएं या बैठ जाएं कि जी आप बीमार हैं और आप कुछ भी नहीं, पानी भी ना पूछें। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका मियाँ आपकी रिस्पेक्ट करेगा? ये आप कैसे सोच सकती हैं कि आप जो सलूक कर रही हैं वो आपका मियाँ आपके जो है वो घर वालों के साथ जब करेगा तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? जो चीज़ आप अपने लिए पसंद नहीं करती हैं कैसे वो अपने मियाँ के लिए पसंद कर लेती हैं? जो चीज़ आपको अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी नहीं लगती है वो आप अपने मियाँ की फैमिली के साथ वैसे डील करते हुए क्यों ये नहीं सोचती कि ये दरअसल उसी का रिएक्शन है जो आप उनकी फैमिली के साथ करती हैं? तो यहाँ मैं कहूँगी कि फीमेल्स भी उतनी ही कसूरवार हैं जितने के मेल हजरात। अगर मेल हजरात जो है वो गाली देते हैं तो ख़वातीन भी कोई कमी नहीं छोड़ती हैं कि उनके अगर खुश दिली से ख़वातीन उनकी बहनों का भी एहतराम करते, थोड़ी देर में उन्होंने चले जाना होता है। कितनी देर रहेगा कोई आपके घर में? हर किसी ने अपने घर चले जाना होता है। आप अगर खुश दिली से उसी तरह जैसे आपकी फैमिली आए तो खुश दिली से उनका इस्तकबाल करती हैं, उनकी खातिर तवाज़ो करती हैं, जो भी आप कर सकती हैं उसी तरह करें। अगर आपके मियाँ की फैमिली से जब कोई आता है तो यकीन करें कि इस तरह के कोई मैटर्स बनते ही नहीं हैं। कहीं किसी घर में कोई फसाद झगड़ा हो ही नहीं सकता अगर आप अच्छे से खुलूस दिल से अपने मियाँ की फैमिली का भी उसी तरह से इस्तकबाल कर रहे हो, उसको भी वैसे ही रिस्पेक्ट दे रहे हो जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से जो है वो आप मियाँ के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, मियाँ से चाहते हैं कि वो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें और वो भी वैसे ही खुश हों और भाग भाग के हर चीज़ लेकर आएँ और आपके जो है ना घर वालों की खिदमत करें। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है, अगर आप कोई चीज़ अपने लिए चाहते हैं तो इसके लिए ये भी है कि आपको दूसरे के लिए भी वही करना होगा। और हमारा दीन इस्लाम भी हमें यही इसी चीज़ की तालीम देता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम ये है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने लिए तो आला चीज़ पसंद कर लीजिए लेकिन दूसरे को आप सब स्टैंडर्ड बिहेवियर दें, सब स्टैंडर्ड चीज़ दें और आप दूसरे को कमतर समझें। इससे आपके मसाइल हल नहीं होते, इससे कोई ताल्लुक आपका परवान नहीं चढ़ता, इससे लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में जो है ना बेहतरी नहीं आती। इससे मसाइल बढ़ते हैं, ताल्लुकात टूटते हैं, मैटर्स कोर्ट में आते हैं और पार्टीज जो है ना हर किस्म के फिर नताइज भुगतने के लिए मुआशरे का जो है ना कोई ना कोई मजलूम तबका बन जाते हैं और फिर कोई ना कोई कहानी बन जाती है। तो अगर इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है तो इस पर तवज्जो दीजिए, अपने दिल को वैसे ही बनाएं जैसे आप चाहते हैं कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए आपका पार्टनर, आपके ससुराल वाले वैसा ही सोचें। यहाँ पर मैं एक और बहुत ही ज़रूरी और अहम बात करना चाहूँगी कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी जो खसूसन वालिदा हैं, उसकी जो मदर हैं खसूसन, उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा उदास होती हैं और दिन भर कॉल्स करती रहती हैं तो जो लड़की दुल्हन बनकर जिस फैमिली में गई होती है उसका बहुत ही बैड इम्प्रेशन पड़ता है उसके ससुराल वालों पर। और वो लोग चाहे दोनों माँ बेटी सिर्फ यही बात कर रहे हों कि तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बचपन की ये बात वो बात आंखों के सामने घूम रहा है तुम्हारा बचपन, तुम कल छोटी सी थी, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज तुम इतनी बड़ी हो गई, घर खाली हो गया, घर सूना हो गया, दिल नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। चाहे आप सारा दिन भी यही बात करते रहें तब भी आपके ससुराल, जो लड़की का ससुराल है ना, उसने यही समझना है कि माँ जो है ना वो पट्टियां पढ़ाती रहती है। कभी भी आपको इस चीज़ की रियायत नहीं मिलनी कि हाँ जी माँ को जो है ना वो बेटी की याद आ रही होगी तो किसी पॉजिटिव काज के लिए उसने अपनी बेटी से बात करने के लिए फ़ोन किया होगा, ठीक है। और बिला ज़रूरत अपनी बेटी के घर बार बार भी ना जाएं, उसको शुरू के दिनों में थोड़ी सी स्पेस दें,
आप अपने जब तक दुखड़े सुनाते रहेंगे तो आपकी बेटी जाहिर सी बात है बहुत डिस्टर्ब होगी, वो वहाँ मुश्किल में आ जाएगी, वो यकीन करें हंस भी नहीं पाएगी। अगर आप रोते रहेंगे और ये कहते रहेंगे तुम्हारी बहुत याद आती है, तो आपकी बेटी वहाँ कैसे हंस सकती है, कैसे मुस्कुरा सकती है? अपनी बेटी की बेटरमेंट के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, उसके ससुराल में अच्छे इमेज के लिए आप थोड़ा सा शुरुआत में इस पर कंट्रोल कर लें। आप कॉल्स ना करें बिला ज़रूरत, आप बिला ज़रूरत उनके घर ना जाएं और इस तरह का इमेज ना बनने दें कि आप जो है ना अपनी बेटी को पट्टियाँ पढ़ाने के लिए आई हैं या आपने इसीलिए कॉल की है। तो इससे भी आपका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ससुराल वालों को भी यही सोचने की ज़रूरत है कि उनके अपने घर में भी बेटियां होती हैं, कल उन्होंने भी रुखसत होना होता है। जिस तरह का बिहेवियर और जो बातें वो कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं या नशर कर रहे होते हैं, कल जब उनकी अपनी बेटी रुखसत हो रही होती है तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके बारे में भी वो सब कुछ वैसे ही कहा जा रहा होगा, सोचा जा रहा होगा। तो इसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? इसी तरह ना अपना शऊर बेदार करके अपने आप को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल बनाकर कि आप एक चीज़ को गलत देखें, महसूस करें, तो फिर अपने लिए वो चीज़ ना करें जिससे कि कल आपको वजाहत देनी पड़े। कल आप अक्सर होता है ना कि जहाँ पर होती हैं बहू साहिबा तो वो कह रही होती हैं मैं बहू ही ठीक हूँ, और जहाँ वो नंद बन रही होती हैं वहाँ वो कहती हैं मैं ही ठीक हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% ही एक इंसान सही हो और दूसरा 100% ही गलत हो, ऐसा नहीं होता। परसेंटेज का सारा चक्कर है, ये अप एंड डाउन होती रहती है। इसको मेंटेन करना चाहिए, अपनी ज़ात में बैलेंस को डेवलप करें। ऐसी बात ना कहें जिसमें कि आप खुद भी अंडर एस्टिमेट हो जाएं और दूसरे की राय आपके बारे में भी वही हो जाए, ठीक है? तो इस पर थोड़ी सी पेरेंट्स को केयर करनी चाहिए, खसूसन लड़की के वालिदैन को। इस चीज को भी समझना चाहिए कि एक नया नया कपल जिसकी शादी हुई है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, उन्होंने कोई ऐसा गुनाह या जुर्म नहीं किया है जिस पर कि वो आपको हर वक्त जवाबदेह हों, हर चीज में आप उनसे वजाहत तलब करें। ऐसा ना करें, इससे आपके रिश्ते कमजोर होते हैं, मसाइल बढ़ते हैं और आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लाइफ जो है उसमें बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां आ जाती हैं जो कि पूरी लाइफ खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, उनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करें कि आप उनको इस तरह से ट्रीट ना करें जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो और हर चीज़ में उनको कहें हाँ जी इनकी तो शादी हो गई है, इन्होंने तो ऐसे करना है जी, नहीं इन्होंने तो हमारी अब कब परवाह करनी है जी, हमारी मतलब किसी को हंसता देखें तो अपनी बीमारियां ना खोल के बैठ जाएं, अपने सरों पे पट्टियां ना बांध लें, हाँ जी ये सब मकर ना करें। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने मकर करने से और इस तरह के झूठे बहाने बनाने से बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदगी का ऐसी बनावटी चीज़ों और मक्कर करने को, झूठे बहाने बनाने को अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा नापसंद करार दिया है। इन चीज़ों से बचें ताकि अपने रिश्तों में आप और भी ज़्यादा प्योर और बिल्कुल ही रिफाइंड हो जाएं और आपको ज़िंदगी जो है ना इतनी मुश्किल ना मिले कि जिसको आप सुलझा ही ना सकें और जिसमें आप जो है वो ऐसी सिचुएशंस में पड़ जाएं कि सारी लाइफ उनसे निकलने की कोशिश में हलकान होते रहें। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं जो कि एक शादीशुदा कपल को इनिशियल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ये जो डिस्कस हुई हैं ये फेस करनी पड़ती हैं। इन पर हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिलीज को, हमारे रिलेटिव्स को बाशऊर होना ज़रूरी है और उनका सेंसिबल हो जाना ज़रूरी है ताकि वो ऐसा बिहेवियर ना करें जिसके कि ऐसे बुरे असरात हों जिससे तमाम ज़िंदगी जो है इंसान की फैमिली डिस्टर्ब रहे और इस तरह के एक दूसरे से तान तान तशनी का सिलसिला जो है वो एक जारी रहे। आपको पता है कि खानदान में जो चीज़ शुरू दिन से होती है वो सारी ज़िंदगी का एक ताना बन जाती है। तो इस तरह के आप चीज़ों को अवॉइड कीजिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे मुआशरे का ये जो है वो हुस्न नहीं है कि हम एक दूसरे की ज़ात को इस कदर से तनकीद का निशाना बनाए रखें और अपने रिश्तों को हर आजमाइश और कसवटी पर रखे रखें। तो इस तरह जो आप रिश्ते को हर वक्त आजमाते रहेंगे तो जाहिर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और वो रिश्ता आपका नहीं चल पाएगा।
اور جو لاسٹ امپورٹنٹ جو اس میں فیکٹر ہے وہ انوالو ہے، اس میں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جو ایسے نیو میرڈ کپل ہیں اس میں خواتین کو میں کہوں گی کہ وہ لیس ڈیمانڈنگ ہوں، اور اپنے آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو کم سے کم رکھیں اور غیر ضروری ڈیمانڈز نہ کریں۔ یہ چیزیں آپ کے رشتے کو بہت کمزور کر دیتی ہیں، اور آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت جلد وہ بیزار ہو سکتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہر کسی کی نیڈز جو ہیں، وہ ضروریات جو ہیں، وہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو آپ اپنی ضروریات کو ضروریات کی حد تک رکھیں۔ اگر آپ اسے بہت زیادہ ہیوج اس میں لے جاتے ہیں، ڈیمانڈس پہ لے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ کے رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں، اور آپ کی جو بلا ضرورت جو ہے وہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور ہر وقت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ہر وقت کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، ہمیشہ دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے ہسبینڈ سے یا اس کی فیملی سے، تو یہ چیز بھی آپ کو جو ہے وہ بہت ہی لیس ویلیو کر دیتی ہے۔ اس سے بھی آپ بچیں۔ آپ اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ اسلامی تعلیمات کے دائرہ عمل میں رکھیں، اسی کے مطابق رکھیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے رشتے کو، شادی کے بندھن کو جو ہے وہ ایک اسلامی فریضہ سمجھیں، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں مل گیا کہ بس اس نے آپ کی ان لمیٹڈ خواہشات کو جو ہے وہ پورے کرتے جانا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ نے ان کو اسمائل سے ملنا ہے، ادروائز جو ہے آپ اس کے لیے بالکل بھی ریڈی نہ ہوں، اور آپ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ بس آپ نے ڈیمانڈ کرتے جانا ہے اور آپ کی ڈیمانڈز نے پورے ہوتے جانا ہے۔ اپنے آپ کو جتنا لیس ڈیمانڈنگ رکھیں گے، آپ کی زندگی اتنی ہی خوبصورت رہے گی اور پرسکون بھی ہوتی جائے گی، اور آپ ایک دوسرے کے لیے اتنے ہی دن بدن اہم ہوتے جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں امن اور سکون رہے گا۔ یہ بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے مزید ڈسکشن کروں گی اس پر۔ اب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی بات پسند نہ آئی ہو تو مجھے اس میں کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر پسند آئی ہو کوئی بات تو اس کا بھی آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کی آراء کا بہت ہی زیادہ انتظار رہتا ہے، اور یہی ہماری انکریجمنٹ ہوتی ہے، اور ہمارا یہی ریوارڈ ہوتا ہے جو آپ ہمیں فیڈ بیک کے طور پر دیتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان بنائے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔